चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। इस शो में हम अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के प्रयोग चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि कई मुख्यमंत्री हमने आज तक देखे हैं, लेकिन अभी पहले मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है, जो बताया जाता है कि ग्राउंड से पूरे जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए हैं और हर प्रकार की सीधी न्यूज़ डायरेक्ट अभी सीएम के पास तक जाती है और सीएम रास्ते में से, कार में से ही उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई देते। तो क्या पहले इसके पहले के सीएम इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे तो किस प्रकार काम होता था? इससे पहले भी कई जगह आपत्ति आई, कई जगह फ्लड आए, कई जगह ऐसा हुआ। तो हर बार की, जैसे अमरावती की भी अभी धारणी की भी सूचना उन्होंने ली, कहीं हिंगोली में बाढ़ आई उसकी भी उन्होंने दखल ली है और ये सारी बात रिकॉर्डिंग करके वह पूरी वायरल करते। तो नमस्कार, काय परिस्थिती आहे तिथे जे दूषित पाण्यामुळे 3 डेज झालेली आहे। हा काल त्याच्यानंतर कंट्रोल झालं सर। जवळपास 80 लोक ऍडमिट आहेत पीएचसी आणि आरएच चिमणीमध्ये। अच्छा, त्यांचं काय परिस्थिती आहे आता? तब्येत कशी आहे त्यांची? नाही, क्रिटिकल नाही आहे सर, 2 लोकच क्रिटिकल आहे फक्त। आता सिव्हिल सर्जन आणि डीएचओ दोन्ही तिथे आहे, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे असं वाटत नाही की अजून पुढे डेथ होणार। जो राजनीति पूरी बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, साथ में विचारों का परिवर्तन हुआ, एक काम करने की जो परंपरा थी, तरीका था, वो बदलते हुए नजर आ रहा है। आज हमने देखा कि सीएम सीधा का सीधा बताया जा रहा है कि ग्राउंड में लोगों के बीच में क्या इसका क्या असर पड़े। क्या अभी नए सीएम बना है तो क्या वो नए चीज़ में ज़्यादा होती है? ऐसा जैसे हमने बीच में भी कहा था कि नई औरत ज़्यादा चूड़ियाँ खनकाती है, तो क्या उस प्रकार का हो सकता है कि नए तो ज़्यादा ये हो रहा है कि बाद में भी इतना क्या कर पाना संभव हो पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है चंदू भैया। ये एक्चुअली मार्केटिंग का ज़माना है और आपको मालूम है कि अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। और सोशल मीडिया वास्ट होने की वजह से जितना उसका उपयोग आज के तारीख में नेता और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, शायद ही उतना मार्केटिंग के इसमें विज्ञापन दाता जो है, जैसे बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है, कोलगेट से लेकर तो अमृतांजन तक, वो भी नहीं कर रहे जितना लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उसका मार्केटिंग। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया उनके लिए कि वो हर मिनट अगर कोई भी काम करना चाहे जनता के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया में छा जाए। मेरा काम, अगर मैं किसी से फ़ोन पे अगर बात भी करूं, जनता के लिए बात करूं, या फिर जैसे आपने बताया कि अमरावती में ऐसा हुआ है, फ्लड हुआ है और उसके बाद में सीएम शिंदे कलेक्टर से बात करते हैं, वो फोटो वायरल होती है, यहाँ तक कि उन्होंने क्या बात की है वो क्लिप तक के वायरल होती है। तो ये तो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का जिस तरह से लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि उसको कैसा यूज़ करते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी पब्लिक के लिए अगर कोई काम कर रहा है और वो इस तरह की अगर चीज़ें वायरल कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। एक्चुअली इसमें तो एक तरीका दिखता है, पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि देखिए किस तरह से काम हो सकता है। जैसे कि अभी शिंदे एकदम नए मुख्यमंत्री है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो अभी तक 3 से 4 बार मंत्री रह चुके हैं, अलग अलग कैबिनेट उनको मिल चुकी है। वो बहुत ही मंझेविय राजनीतिज्ञ है। ठाणे जैसे एरिया से चुनकर आते हैं, जबकि उनका ठाणे से कोई ज़्यादा वास्ता भी नहीं रहा है। आनंद दिघे साहब, जिनके चेले कहलाए जाते हैं, जिनके शिष्य वो कहलाए जाते हैं, उनको हाल ही में उन्होंने आनंद दिघे साहब पर धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसको लेकर वो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में भी चर्चा का विषय रहे। तो ऐसे एकनाथ शिंदे जी अगर कोई काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया में या उनका काम वायरल हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। और ये भी एक महसूस होता है ना कि नहीं, जहाँ हो रहा है, इससे पहले भी बहुत जगह बाढ़ आई, कहीं भूकंप आया, ये आया, ठीक है, लोग सहायता भेजते, लेकिन एक सीधा डायरेक्ट कलेक्टर से उन्होंने जानकारी लेना कि वहाँ क्या चल रहा है, वो जनता को मालूम पड़ना कि मैं क्योंकि काम पहले भी होता होगा, नहीं होता होगा, सर नहीं भी होता होगा, तो हमको लग रहा होता होगा। कई बार नेता ध्यान देते, कई बार नेता ध्यान नहीं देते, लेकिन कैसा अभी जैसे हमने देख रही 8-10 दिन से पूरे महाराष्ट्र में 8 दिन से पूरा महाराष्ट्र जलमग्न हो गया सब जगह। आज अभी हम देख रहे थे हमारे कंप्यूटर पे कि वो अभी गढ़चिरौली भी वहाँ पर अभी और देवेंद्र फडणवीस आने की चल रही, तो इतना अभी जो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है जल का,
तो हर जगह पहुंच पाना तो संभव नहीं, लेकिन हर जगह से फ़ोन पे बैठे बैठे संपर्क ले सकते हैं। और क्या किया ये लोगों को यदि मालूम पड़े तो शायद हो सकता है कि लोग भी डायरेक्ट अगली बार उनको डायरेक्ट अप्रोच करें, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे जी ने अभी कुछ लोग फ्लड में जिनकी डेथ हुई है उनको कुछ 5-5, अभी जो धारनी का प्रकरण हुआ है जी। उसमें भी उन्होंने कुछ 5-5 लाख रुपए की मदद घोषित की है। इसको लेकर एमएलए राजकुमार पटेल का जिस तरह से फॉलोअप रहा और एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से तुरंत, माने देखिए कि मैं भी आज 25-26 साल की पत्रकारिता में हूँ, मैंने इतनी फास्ट रूप से किसी सीएम को घोषणा करते नहीं देखा। अगर कोई इस तरह का कोई बड़ा अनर्थ हो रहा है, अनहोनी हो रही है, ये तो अनहोनी बोलेंगे ना कि दूषित पेयजल के कारण अगर कोई मरता हो रही है आज तो की स्थिति में 4 वहां हो गए, एक अभी आज अकोला में 5 डेथ हो गई दूषित जल के कारण। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज शुद्ध पेयजल के लिए बहुत बड़े बड़े एक मिशन चल रहा है, एक अभियान चल रहा है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जलापूर्ति के लिए बहुत अच्छा एक मिशन शुरू किया है, जल मिशन। वो भी है। और प्रदीप जी मैं बता रहा हूँ कि अमरावती पानी के मामले में धनी शहर समझा जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा सुविधा, और यहाँ पर यदि पानी के कारण, पानी पीने के कारण किसी की मौत होती है, निश्चित रूप से अमरावती प्रशासन के लिए, शासन के लिए तो शर्म की बात होनी चाहिए कि यहाँ पे भी यदि ऐसा होता है। अभी परसों जैसे मैंने आप बताया कि सीएम साहब से बात कर रहे थे तो कलेक्टर को सीएम साहब का खुद फ़ोन आता है, सीएम साहब उनसे पूछते हैं तो कलेक्टर कहती है ऑल इज वेल, जबकि परिस्थिति गंभीर थी। वो सारी परिस्थिति, पूरे चिखलदरा की परिस्थिति, मेलघाट की परिस्थिति बता सकती थी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे गांव रिमोट पे है जहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जाते। वो सीएम साहब ने कहा कि उनको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, यदि चूर्णी में जो पीएससी है उनकी भी बात करती कि वहाँ पे भी यदि हम प्रॉपर यदि सुविधा उपलब्ध करा दें, वहाँ पे भी डॉक्टर की हमारा अमरावती का प्रॉब्लम, धारनी डॉक्टर्स कोई जाना नहीं चाहता, एम्बुलेंस यहाँ से जाना नहीं चाहती, दवाई वहाँ पे जाती है तो लोग चल जाते, जितने लोग नहीं उतने ज़्यादा वहाँ एनजीओ काम करते। ये सारी जब सीएम ने फ़ोन किया तो शायद मुझे लगता है कि कलेक्टर ने प्रॉब्लम्स बताने चाहिए थे, न कि भाई ये पूरी तरह अच्छा है। पूरी तरह अच्छा है ना, कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं तो निश्चित होते हैं ना। यदि आप उस समय बताते कि हमारे धारनी का प्रॉब्लम क्या है, धारनी की समस्या है, जाने को रास्ते नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं वहाँ पे, और लोगों के पास में सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, और एक हम आदिवासी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और उनको निर्वाह करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते वैसे मैं तो यदि कभी सीएम साहब से ऐसे आमने सामने मैं तो करने वाला हूँ कि जितने एनजीओ वहाँ पर चलते वहाँ धारनी सारे एनजीओ बंद कर दिए जाए, ताकि मालूम तो पड़े वहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एनजीओ सिर्फ उनके नाम पर, क्योंकि ऊपर रिपोर्ट क्या जाती, जैसे अभी कलेक्टर ने क्या कहा कि भाई बस 3 मौत हो गई बाकी सब ठीक है, और 3 मौत हो गई बाकी क्या ठीक है, उसके बाद और 4 है, 80 लोग भर्ती है, अकोला में फैल गया है। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम मुझे लगता है कलेक्टर ने बताना चाहिए था, लेकिन प्रशासन अपनी कहीं पे भी कमी शासन को नहीं बताता, इसलिए शायद प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअली देखा जाए तो शासन प्रशासन ये पब्लिक के बीच का एक ऐसी कड़ी है जो सबसे मजबूत होनी चाहिए और बहुत ही पारदर्शी इनका काम होना चाहिए, क्योंकि शासन जो भी योजनाएं लाती है, जो भी फंडिंग करती है, वो प्रशासन के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होता है। अभी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, खास करके मेलघाट का। तो मेलघाट की जो जमीनी स्तर पे प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इतना बड़ा इशू है। वो सिर्फ इतना, मेरा सिर्फ का सीएम का जब सामने से फोन आ रहा है, एक तो आप सीएम के पास कभी प्रॉब्लम ले जाके रखोगे नहीं कि हमारे, वो सुनेंगे नहीं। इससे पहले हो गया ठीक है धारनी आता है देखते करते, जब सीएम खुद होकर प्रॉब्लम पूछ रहा है तो उस समय मुझे लगता कि कलेक्टर ने साफ साफ बताना चाहिए धारनी रिमोट है, यहाँ पे सारी सुविधा है, लोग सुनते नहीं, नगर सेवक सुनता नहीं, वो नगर सचिव सुनता नहीं, वहाँ का ग्राम पंचायत सचिव सुनता नहीं, 15-15 दिन तक विजिट नहीं होती है। ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके 3 लोगों की जिंदगी तो वापस नहीं आएगी। नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ी अचरज की बात है कि आप एक ग्राम सेवक को उसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि ग्राम सेवक का जमीनी लेवल पे जो काम है वो पानी पुरोठा, माने दूषित पेयजल और ग्राम सेवक कोई मेल नहीं खाता। एक्चुअली देखा जाए तो फिर सस्पेंड कर देना उसको। इसमें ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ी समस्या मेलघाट पे अगर कोई है तो वो सबसे बड़ी समस्या है फॉरेस्ट। आपको पता होगा कि मेलघाट में जो खराब रास्ते हैं, जो सड़कें बननी हैं, आपको पता नहीं शायद तक कि आज मेलघाट के जो एमएलए है मिस्टर राजकुमार पटेल जी, उन्होंने अभी तक 3.5 करोड़ रुपए मंजूर करा के लाए हैं। सिर्फ वर्क ऑर्डर बाकी है,
वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि फॉरेस्ट का उसमें अड़ंगा है, फॉरेस्ट एनओसी नहीं दे रहा है। ऐसे कई रास्ते हैं, कम से कम आज की तारीख में 63 रोड्स ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट अपनी एनओसी नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उसका तो सारा खामियाजा उन आदिवासियों को भुगतना। तो ये मैं आगे बढ़ता हूं, उसी पॉइंट पर आता हूं कि ये जो दूषित पेयजल का प्रॉब्लम है ये भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही लिंकअप है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये ऐसा है कि जल जीवन मिशन में जितने भी वर्क ऑर्डर हुई है उसमें सबसे ज्यादा वर्क ऑर्डर हुई है धारनी और चिकलदरा तहसील की, लेकिन इस वर्क ऑर्डर में भी फॉरेस्ट का अड़ंगा है। फॉरेस्ट एनओसी देने में बहुत ही ज्यादा आनाकानी करता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है, वो इस बात से पूरी तरह से मेरी बात से सहमत होगी कि अगर उनके पास में वर्क ऑर्डर है और फॉरेस्ट की एनओसी नहीं है तो मैं आपको बताता महीनों क्या सालों तक काम नहीं हो पाता है। और इसी कारण जल जीवन मिशन अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे फेल होगी तो मेलघाट में है, मेलघाट में है। जल जीवन मिशन का ही सब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में फंडिंग बहुत ज्यादा है और बताता हूं आपको कि शुद्ध पेयजल घर घर तक पहुंचे, इसके लिए ये योजना है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं है तो वो आदिवासी बहुल क्षेत्र मेलघाट में है। और मेलघाट में दूषित पेयजल से मुक्ति दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितना अच्छा काम अमरावती जिले में हो रहा है वो कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेलघाट इसके लिए अपवाद है। और वो उस अपवाद के लिए सबसे बड़ा कारण है फॉरेस्ट। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट मिनिस्टर जब तत्कालीन थे संजय राठौड़ जी, उस समय भी संजय राठौड़ जी के सामने ये मुद्दा आया था। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेलघाट टाइगर रिजर्व, व्याघ्र प्रकल्प वहां पर है। और व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत जितने भी अधिकारी फॉरेस्ट के हैं वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में आदिवासी आसपास न रहे, वहां की बस्तियां उड़ जाए किसी भी हाल में। यही कारण है कि उनको जो नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहां पर देने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आपको पता होगा एमएलए राजकुमार पटेल पिछली बार 3 से 4 बार मीटिंग कर चुके हैं अलग अलग मिनिस्टर से। कभी एकनाथ शिंदे जब तत्कालीन उद्धव जी की सरकार थी उस समय भी उन्होंने, गुलाबराव पाटिल जी पानी पुरवठा मंत्री थे उस समय भी उन्होंने मीटिंग लिए थे। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो मिनिस्टर थे मिस्टर अशोक चौहान जी, उनके साथ में भी उन्होंने सड़कों को लेकर मीटिंग लिए थे। फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर थे मिस्टर संजय राठौड़ जी, उनके साथ में भी मीटिंग लिए थे, लेकिन ढाक के 3 पात आज तक वो एनओसी नहीं मिल पाई। इसके लिए सबसे बड़ा अगर अड़ंगा है वो फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट का अड़ंगा दूर करने के लिए इनको बहुत दूरगामी फैसले लेने होंगे और इसके लिए एक कड़क फैसले। दूरगामी कैसा होता है, कई बार फॉरेस्ट मंत्रालय का भी हस्तक्षेप शायद नहीं करते, बराबर है। अब लेकिन जहां ऐसी स्थिति कि लोगों की जान पे बनकर आ जाए तो कहीं तो भी कोई चीज ऐसी एक्शन, क्योंकि ट्रेन का मामला भी बीच बार फॉरेस्ट के कारण अटका था, बहुत सारी चीजें जाने के रास्ते फॉरेस्ट के कारण, लोग वहां से एक पत्थर भी उठा ले तो उस पर केस बन जाती है। लेकिन इसके अलावा कई जो फॉरेस्ट में करप्शन चलते वो अलग बात, वो अपना पार्ट नहीं है। अपना पार्ट ये कि लोगों को जो सुविधा मिले, अब रास्ता कहीं से जाना है तो जंगल से होकर ही जाएगा। यदि जंगल कह दे कि मेरे पास से जाना नहीं तो रास्ते तो सारे ब्लॉक हो गए। इसकी कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुविधा के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए कि जहां आदिवासी को उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में यदि फॉरेस्ट अड़ंगा डालता है और व्याघ्र प्रकल्प पे उनके कोई बात आती है, ऐसा लगता आती तो नहीं, क्योंकि पाइपलाइन एक बार जाने के बाद में कोई वापस उसके पास में जाता नहीं, एक बार का ही काम है, एक ही बार खोदकाम करना, एक ही बार डालना। इन सब चीजों की एक या तो समिति बनाई जाए या नियम बनाया जाए कि, क्योंकि आदिवासी भी जनजीवन एक उनकी, वो भी चाहते तो हम शहरों में बसा सकते हैं उनको, लेकिन आदिवासी संस्कृति को हमको कायम रखना है। सरकार इतने प्रयास क्यों कर रही है आदिवासियों के लिए कि वहीं पे बसो, वहीं की जो संस्कृति है वो कंटिन्यू लगातार उनके। हमने देखा कि यहाँ पे जो मेलघाट में त्यौहार है तो हमारे यहाँ के लीडर वहाँ पे त्यौहार मनाने भी जाते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति के साथ में उनका वो सारा जो पहनावा, रहन सहन, उनके खान पान, उनके तीज त्यौहार सारे बराबर रहने चाहिए। इसलिए सरकार पूरी प्रयास है। तो उसके लिए जो अब, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका हमने देखा कि कई रिमोट में 10-10 किलोमीटर तक वहाँ पे खेतों में से होकर जाना पड़ता है, रोड भी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है लोगों के पास में, बरसात में तो जाना मुश्किल है। अब यहाँ से यदि किसी को सुविधा होगी तो सुविधा लाते लाते, उस दिन मैं सुन रहा था कलेक्टर मैडम से और इनकी कि
उनको रिमोट वहाँ से हटा के, तो मैडम का कहना था कि यहाँ से 3.5 घंटे लगते हैं, वहाँ से लाते लाते भी यदि किसी रास्ते में कोई रिस्क कौन लेगा। अब ऐसी परिस्थिति की वहाँ से ला भी नहीं सकते अपन किसी को, तो इसके लिए विशेष रूप से जब मुख्यमंत्री का सामने खुद होकर फ़ोन आ रहा है तो कलेक्टर ने उस समय अपनी ये समस्या रख देनी चाहिए, और ये समस्या रख देनी चाहिए, यानी ये बेसिक समस्या है कलेक्टर को वहाँ की पता भी, क्योंकि 3 साल आता है कलेक्टर, चल जाता है, तारनी में 4-5 महीने, साल में 4-5 विजिट होती है, उसके बाद में क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। समस्या 20 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, और शायद इतना जितना ज़्यादा फंडिंग मेलघाट के लिए आता शायद कहीं के लिए नहीं आता। तो फॉरेस्ट के लिए आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है, ये होना चाहिए, सरकार को क्या हम सलाह देंगे? नहीं, वापस मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ जो मुद्दा आपने छेड़े है, वो जिस तरह से कलेक्टर मैडम को अगर फ़ोन आया है तो कलेक्टर मैडम ने उसी तरह से उनको फीडिंग देनी चाहिए, जो फीडबैक वही होना चाहिए, जो वास्तविकता है वही फीडबैक उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो जो प्रशासन का जो हेड है, प्रशासन का हेड कलेक्टर है, कलेक्टर मैडम ने उनको जो वास्तविकता है जो वहाँ पर हो रहा है वो उनको बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए, ये उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और रहेगी बात कानून और नियम की, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार किसी की भी रहे, आदिम संस्कृति बचाने के लिए देश, राज्य सभी एकजुट है, और इसके लिए एक पेशा कानून बना है। पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासियों को हर तरह की सुविधा दी जाए, इसके लिए सरकार कार्यरत है। पर क्या होता क्या है कि शासन जो भी योजनाएं इंप्लीमेंट करता है वो प्रशासन के माध्यम से ही करता है, और प्रशासन के जो वहाँ पर बैठे अधिकारी है, आपको पता होगा कि धारनी एक ऐसी आदिवासी बहुल तहसील है जहाँ पर 2 तालुके आती है मेलघाट में, एक तो धारनी और दूसरा है चिखलदरा। उसके लिए एक डेप्यूटी रैंक के एक अधिकारी की पोस्टिंग, माने वो एक पद का सृजन किया गया है आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले एक ऐसे पद का सृजन किया गया है जिसको प्रोजेक्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। वो डेप्यूटी कलेक्टर रैंक के अधिकारी रहते हैं। जैसे कि आपने बीच में देखा होगा कि कोई वैभव वाघमारे जी थे, उन्होंने बीच में रिजाइन किए थे, वो प्रकल्प अधिकारी थे। वो प्रकल्प अधिकारी के पद से इसीलिए रिजाइन कर रहे थे कि उनके प्रशासन के जो काम में, हर काम में फॉरेस्ट का जो अड़ंगा है वो किसी भी हाल में वो दूर नहीं कर पा रहे थे, और पब्लिक का गुस्सा जो है वो प्रशासन पे आता है। ले देकर जब कोई अधिकारी काम करता है, सड़क पे उतर के करता है, जब वो सड़क पर उतर के काम करता है तो वो फेस टू फेस पब्लिक के आता है। तो ऐसे समय अगर पब्लिक को ये पता नहीं है, ये टेक्निकल जो दिक्कतें रहती है ना, इससे पब्लिक अज्ञान रहती है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जब वो काम करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये वहाँ के जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं फिर से उसी बात पर आना चाहूँगा कि मेलघाट की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है विकास में फॉरेस्ट का अड़ंगा। अगर एक तरह से ये अड़ंगा दूर हो जाए तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। और रहेगी बात एनजीओ की, तो वो हर बार यह मुद्दा उठता है, लेकिन आपको पता होगा कि धारनी एक ऐसी तहसील प्लेस है जहाँ पर वो हॉस्पिटल जो है उसको उप जिला अस्पताल का ही दर्जा दिया गया है। और लेकिन बात फिर वही आती है कि धारनी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से और बहुत इंटीरियर में होने की वजह से कोई भी सरकारी डॉक्टर वहाँ पर जाना नहीं चाहते। अगर वो जाते हैं, अगर उसकी वहाँ पे जबरदस्ती पोस्टिंग की जाती है तो एक तो वो लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर मास्टर पे सिर्फ सिग्नेचर करके गोल हो जाते हैं। हकीकत यही है वहाँ पे कि कई बार अभी जो हुआ तो डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं नहीं रहते। तो वही रिमोट लोकेशन पे जहाँ है कि कहीं सुविधा नहीं, तो वहाँ पे जगह पे हमको बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करके देनी पड़ती है। अब ये फॉरेन का मामला, लेकिन जो ऑलरेडी सुविधा अभी तक बना के दी सरकार ने उसका भी पूरा उपभोग नहीं कर पाते। जैसे बताया कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जाते वो है जिनको वहाँ की मलाई दिखती है, नॉर्मल जॉब करने वहाँ पर कोई जाता नहीं। दूसरा जैसे अभी कलेक्टर का भी मैं बता रहा हूँ, कलेक्टर का इस कलेक्टर का जो अनुभव, ये सारा काम जो है अपने अधिकारियों और अपने मातहतों के तहत ही पूरा कहीं पे भी मुझे लगता है कि प्रेस से या मीडिया से कि भाई समस्या क्या है वो जाके बताए। कलेक्टर मैडम इससे शायद दूर रहती है इसमें भी कहीं भी, क्योंकि
हम जाए कि भाई ये समस्या तो कलेक्टर कहीं पे भी किसी पत्रकार से बोलो, या क्योंकि क्या हो देखो, जनता और प्रशासन शासन के बीच में सेतु जो बात वहाँ तक हर व्यक्ति कलेक्टर से जाकर नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री से जाकर नहीं मिल सकता। तो ये बीच में का मीडिया माध्यम जिसको पत्रकार हम लोग कहते हैं, जो प्रेस जिसको कहते हैं, वो माध्यम, उस माध्यम से भी मैडम ने बहुत दूरी बना के रखी है। कारण क्या हो सकता है उसके पीछे? नहीं, ऐसा तो कोई कारण मुझे तो नज़र नहीं आया। मेरी तो जब भी बात हुई डायरेक्ट, अगर मैं मिलने भी गया तो वो उन्होंने खुल के बात की है मीडिया से। अगर ऐसे बहुत मीडिया वाले शिकायत रही कि ऐसे भाई मैडम नहीं मिलती करके। हाँ, नहीं, ऐसा मेरे साथ में तो बहुत कम हुआ कि मैं मिलने गया कलेक्टर मैडम से तो उन्होंने बात की है मीडिया से, और मीडिया से खुल के बात करती है। ऐसा मुझे अभी तक जो मैं बहुत जनरल चर्चा होती है, मैं तो आम जो चर्चा होती है उसकी बात करता हूँ कि भाई लोग कहते कि नहीं भाई मैडम नहीं मिलती है करके। पर इस प्रकरण में मैडम ने, कलेक्टर मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर क्योंकि क्या है कि ये प्रकरण जब मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, मुख्यमंत्री उनसे खुद दखल ले रहा है, जबकि वो दिल्ली से फोन कर रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने गए हैं दिल्ली में, उनके इतने बिजी शेड्यूल में भी अगर वो फोन पे कलेक्टर मैडम से इसका पूरा रिव्यू ले रहे हैं, कलेक्टर मैडम ने फायदा लेना चाहिए था अमरावती के लिए। हाँ, ऐसा था। बिल्कुल 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 सही बात है, उनका फायदा लेना चाहिए था। और सेकंड डे मीडिया से बात की जानी चाहिए थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से क्या उनको फीडबैक दिया, और अब वो आगे क्या करने वाली है, क्या कार्रवाई होने वाली है। बस मेरा यही बोलना था कि जो चीज सीधी यदि कर तो उसमें क्या होता, और कई सारे सजेशन आए थे, आगे इस तरह की दुर्घटना फिर न घटित हो, उसके लिए प्रशासन ने क्या एहतियातन सावधानी के तौर पे क्या कदम उठाए, यह सारी जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को देनी जरूरी थी। अब रहेगी बात सीएम की फोन की, कलेक्टर को जो फोन आया था सीएम का, तो उसका देखिए असर क्या हुआ। उसका यह असर हुआ, जब कोई मुख्यमंत्री अगर कलेक्टर से डायरेक्ट बात कर रहा है तो उसका असर ये हुआ भैया कि आज घटना के 3 दिन के बाद उसकी इंक्वायरी कमेटी भी नहीं, इंक्वायरी कमेटी के बाद में उसमें जितने भी डेप्यूटी जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी है 4 से 5, उनकी एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में अब वो जांच कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाके विजिट कर रहे हैं जहाँ पर यह घटना घटी है, जहाँ पर 5 डोंगरी हो या फिर कोलारी हो, जो वहाँ जाके उन्होंने हालात देखे हैं। अब जब वहाँ जाकर उन्होंने हालात देखे हैं तो मेरी एक अधिकारी से बात हुई है, वो बोल रहे थे कि हम यहाँ एसी में बैठ के जब बात करते हैं धारनी और इसकी, तो हमको इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब हम वहाँ गए और वहाँ पे जब ग्राउंड लेवल पे जब हमने देखे कि वहाँ पर चलने के लिए भी जगह नहीं है, माने वहाँ पर पूरी घास और रास्ते नहीं है, कीचड़ पूरा पानी पूरा कीचड़, तो आदिवासी लोग कैसे रहते होंगे बारिश में वो क्या खाते होंगे और कैसे, माने उनका गुजारा कैसे होता होगा, क्योंकि हर पूरी झोपड़ियाँ है, छोटे छोटे घर है, कैसे रहते होंगे वो। पानी तो दूर की बात है, पीने की बात, उनको खाना कहाँ से नसीब होता होगा। यहाँ तक की बात है क्योंकि बारिश में आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसके भी काम लगभग 90% बंद रहते हैं। और आपको बता दूं कि आदिवासी क्षेत्र में मनरेगा का सबसे अच्छा काम है, लेकिन बारिश में अगर काम बंद रहा तो वो दिहाड़ी मजदूर क्या खाएगा और क्या पिएगा। अब वो जितने भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कमेटी है वो उसकी इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी करने के बाद में वो जांच रिपोर्ट सीओ साहब को देगी और सीओ साहब फिर उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन इस बीच में एक ग्राम सेवक को निलंबित करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से लीपा पोती है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई अगर 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद में सिर्फ मीडिया में या फिर लोगों को, पब्लिक को ये बताने के लिए कि प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है, ये बताने के लिए वो अगर कार्रवाई हो रही है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी गलत है। आज हमने चर्चा में धारनी के महत्वपूर्ण समस्या पे हल किया, और मुख्य मुद्दा था कि जब मुख्यमंत्री खुद धारनी में डायरेक्ट होकर कलेक्टर से बात कर रहा है तो इस समय पर कलेक्टर महोदय ने सारी चीज की हकीकत बताकर, उस समय क्योंकि फोन पे थे तो निश्चित रूप से पब्लिक फेवर की बात हो रही थी, तो उस समय ऐसी चीज उनसे हासिल करने, क्योंकि किसी ने, ये तो ऐसा हो गया कि मांगो तुमको क्या मांगना है,
आपके यहाँ क्या तकलीफ है, तो हम कहते हैं यदि हम सब सही है तो उनको लगता सब सही है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, जबकि बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे एक बताया कि फॉरेस्ट का तो मामला ठीक है, ये होते रहेगा, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं जो उनकी नहीं मिलती, जहां अधिकारी नहीं जाते, उनके ऊपर भी सख्ती की जा सकती है। एक ग्राम सेवक को जैसे बताया कि निलंबित करने के बजाय जहां पर उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर बाकी चीजें नहीं है, रोजगार नहीं है, 150 परिवार वहां रहते, करीब 600-700 लोगों की बस्ती है, मुश्किल से वहां पर 50 लोगों के पास खेती है, 100 परिवार वहां पे रोजाना मजबूरी मनरेगा करते हैं और पानी आने के बाद में उनको वो भी काम नहीं मिलता। तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले उनका यदि खान पान भी बराबर है तो शायद ये संस्कृति बच पाएगी। आने वाले समय में ऐसे करंट मुद्दे पर रोजाना हम किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। अभी धारणी की चर्चा आपके सामने की, हमारे साथ में त्रिदीप जो वरिष्ठ पत्रकार है और पूरे अमरावती जिले के जानकार है, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, आगे फिर आपको नई समस्याओं के साथ में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।